हेलो एवरीवन, नमस्कार। आइए ज्योग्राफी पार्ट 3 कंप्लीट करते हैं। इस पार्ट में भी मैंने इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को कलेक्ट किया हुआ है और इन प्रश्नों को आप करें और देखें कि कितनी तैयारी आपकी सॉलिड है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो प्रश्नों का कलेक्शन है उसका टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो चलिए पहले हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इन प्रश्नों को करते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी का प्रतिरूप है। पृथ्वी को काट करके अंदर हमारी पृथ्वी किन परतों से मिलकर बनी है उन चीजों को यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं, तो इनको हम समझ लेते हैं ताकि वहां पे प्रश्नों को करने में हमें काफी आसानी हो। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट में मुख्य रूप से बांटा गया है और वो 3 परतें हैं। उन परतों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहली परत का नाम है, यहाँ देख पा रहे हैं, ये इसको क्रस्ट कहते हैं। तो पहली परत का नाम है क्रस्ट। इसको हिंदी में भू प्रपटी भी कहते हैं, भू परपटी भी कहते हैं। और दूसरी परत का नाम है मैंटल। ये यहाँ जो दिख रहा है ये मैंटल, दूसरी परत मैंटल है। तीसरी परत का नाम है कोर, कोर है। और ये फिर कोर को 2 भाग में डिवाइड किया गया, इनर कोर, आउटर कोर, है ना। तो तीसरी परत का नाम है कोर, लेकिन इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जा रहा है, इनर और आउटर। तो कुल मिला के 3 ही हैं। कुल कितनी परतें हैं? 3 हैं। तो अब यहाँ देखिए कौन, ये जो हमारी सबसे पहली ये लेयर दिख रही है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो हल्का सैफ्रॉन कलर का दिख रहा है, ये पूरा डार्क, ये यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हैं। तो ये इसी को भू प्रॉपर्टी कहा गया है और इसकी जो डेप्थ है वो 5 से 34 किलोमीटर बताई जाती है। ये 34 किलोमीटर महाद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती है और 5 किलोमीटर ये जो महासागर है वहां पाई जाती है। महासागरों में इसकी जो है गहराई मात्र 5 किलोमीटर तक होती है और जो हमारी मुख्य भूमि है जिसको महाद्वीप कहते हैं वहां पे 34 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। और दूसरी जो मैंटल है, आप देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट जो ये थोड़ा सा आपको यहां से यहां तक जो दिखाया गया है, ये वाला पार्ट, ये मैंटल, ये 2900 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी 34 से आगे इसको आप देखेंगे, 34 से आगे 34 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक का जो ये रेंज है, ये परत इसे मैंटल कहा गया है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोर जो हमारी जो है एक येलो में दिखाया जा रहा है, एक थोड़ा सा व्हाइट में दिखाया जा रहा है। तो इसे ही हम, ये जो हमारा येलो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक 2900 से 5100 किलोमीटर तक की बात करें तो ये हमारा है आउटर कोर, यानी कि बाह्य क्रोड, ठीक है। और जो हमारा ये 5100 से 6370 किलोमीटर तक ये जो दिखाया जा रहा है, ये हमारा है इनर कोर, यानी आंतरिक कोर, आंतरिक क्रोड। तो ये इस तरह से इसका पैमाना है और यही हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है। देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक, ये अगर आपसे पूछे पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है तो 6370 किलोमीटर है। एनसीईआरटी की किताब में 6371 दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी को कंसीडर करेंगे तो ये पैमाना एग्जैक्ट है। 6371 किलोमीटर हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, इन परतों का दूसरा भी नाम है और वो नाम होने की वजह इन परतों में पाए जाने वाले तत्व। तो जो तत्व इन परतों में पाए जाते हैं उन्हीं तत्वों को मिला करके इन परतों का दूसरा नाम भी दिया गया है। जैसे कि पहले जो क्रस्ट है इसमें किसकी अधिकता होती है, तो इसमें सिलिका और एल्यूमिना की अधिकता होती है। इसमें सिलिका, क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिना की अवस्था जो है पाई जाती है। इसमें सिलिका और एल्यूमिना बहुत मात्रा में पाई जाती है। कह सकते हैं सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर ही क्रस्ट बनी हुई है। तो इसे हम दोनों का, सिलिका का सी ले लिया और एल्यूमिना का एल ले लिया, तो SI और AL मिला के बन गया सियाल। तो इसे हम सियाल भी कहते हैं। क्रस्ट का दूसरा नाम क्या है? सियाल, SIAL, सियाल भी इसे हम कहते हैं, ठीक है। ओके, अब ऐसे ही जो मेंटल हमारी है, मेंटल वाली परत में किन तत्वों की अधिकता है, तो यहाँ पे सिलिका यहाँ भी पाई जाती है, यानी कि S ले लिया, SI ले लिया यहाँ का सिलिका, और यहाँ पे एक मैग्नीशियम पाया जाता है, तो यहाँ पे ले लिया मैग्नीशियम का Ma, तो ये हो गया सीमा। तो दूसरी परत का नाम है क्या? सीमा, सियाल, सीमा, ठीक। और जो हमारी कोर है, कोर में क्या पाया जाता है, यानी पृथ्वी के एकदम डेप्थ में क्या पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है क्या जाता है, निकेल और फेरोस पाया जाता है। तो निकेल का Ni ले लिया गया और फेरोस का ले लिया गया Fe।
फेरोस किसका नाम है? लोहे का ही एक नाम है, Fe। तो ये बन गया निफे। तो इनका एक और नाम मिल गया आपको, सियाल, सीमा, निफे। ये 3 परतें हैं और क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम भूलने की कंडीशन में हो, हमें लगता है भूल जाएंगे, तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, इनको याद रखिएगा। देखिए ये मैंने लिखा है, क्रस्ट को हम सियाल कहते हैं और मेंटल को सीमा कहते हैं, कोर को निफे कहते हैं। अब इनका क्रम जो याद रखने के लिए हम इधर बता रहे हैं, आप सिर्फ एक शब्द याद रखिए, एक शब्द याद रखना है। क्या रखना है? इनका क्रम। तो क्रम को ये ट्रिक हम बता रहे हैं आपको, क्रम को सिया सिमनी, क्रम को सिया सिमनी याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, सिया सिमनी। ठीक है, अभी देखिए एकदम क्लियर हो जाए, क्रम को सिया सिमनी याद रख लीजिए ऐसे ही, तो कभी नहीं भूलेंगे। क्रा से हो गया क्रस्ट, मा से हो गया मेंटल, को से हो गया कोर। क्रम को अगर आपको सिर्फ ये याद रखना, इतना याद रखना, ये इतना, तो क्या याद रखना? क्रम को, ये शब्द याद रखिए, क्रम को याद रख लीजिए। क्रम को भी क्रा में क्रस्ट, मा से मेंटल, को से कोर। और इसको भी याद रखना है, सिया सम नी, सिया से सियाल, सम से सीमा, सिया सिम नी से निफे। तो क्रम को सिया सिमनी याद रखेंगे तो ये याद रहेगा, क्योंकि इन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये भी इस फिगर में वही दिखाया गया है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे फिर से इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, आउटर कोर और इनर कोर जो यहाँ दे दिया गया है, सेंटर ऑफ द अर्थ दे दिया गया है। और मेंटल को भी लोअर मेंटल, अपर मेंटल में भी डिवाइड कर दिया गया है, मतलब कि ऊपरी जो है मेंटल और जो है आंतरिक मेंटल। लेकिन इसको बहुत ज्यादा डेप्थ में फिलहाल यहाँ समझने की जरूरत नहीं है, हम जो क्वेश्चन हमें दिया गया उनको आसानी से इतनी इंफॉर्मेशन में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अब देखते हैं क्या प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। तो एक चीज और बताना भूल गया था, चलिए फिलहाल क्वेश्चन में ही बता देंगे हम आपको कि जो है कौन सी चट्टानें किस परत में पाई जाती है। पहला क्वेश्चन चूंकि उसी पे आधारित है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल चट्टानों की अधिकता होती है? बेसाल चट्टानों की अधिकता जो होती है वो किस में होती है? अगर आपने कभी पढ़ा है तो आप इसको लगा सकते हैं। तो बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता होती है सीमा, यानी कि ये आपकी जो दूसरी परत है मेंटल में पाई जाती हैं। ठीक है, बेसाल्ट चट्टाने आप अभी अगले टॉपिक में आपको चट्टाने को बता दूंगा, चट्टाने कौन कौन सी होती हैं, उनसे आधारित क्वेश्चनों का कलेक्शन में आगे देने वाला हूं। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा पाया जाता है? अगर आपने उधर ढंग से पढ़ा होगा तो निफे नी से निकेल, फे से फेरोस, तो निफे वाली परत में ही लोहा और ये पाया जाएगा, तो निफे में पाया जाएगा। नी से निकेल, फे से फेरोस, फेरस को ही लोहा कहते हैं। तो ये हमारा हो गया। और निफे होता कहाँ? ये कोर में होता है, पृथ्वी की कोर में लोहा और निकेल पाया जाता है ना। तो ये आपको आई थिंक याद होगा और याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये है आपका पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो भाई ये एक तरह से भूगोलवेत्ता है, इन्होंने सबसे ऊपरी परत का नाम दिया सियाल, सिलिका और एल्यूमिना से लेकर के। तो इनका नाम बताना है, तो ये कौन है? ये है स्वेस, एक भूगोलवेत्ता है, ये है स्वेस। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ऊपर से दूसरी परत कौन सी है? सियाल, सीमा, निफे। सिया सामने मैंने बताया था, तो सियाल तो पहली है, सीमा दूसरी है, निफे तीसरी। तो हमारा आंसर होगा ये। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला पदार्थ है। ये भी वही क्वेश्चन जो भी आपने पहले किया है, बस उसी को घुमा से पूछ लिया। पृथ्वी का केंद्र यानी क्रोड में, यानी कि कोर में कौन सा पदार्थ पाया जाएगा? पहले तो उसका नाम क्या है? निफे है, निकेल और फेरोस। तो निकेल का ऑप्शन है नहीं, फेरोस निकेल का ही ऑप्शन यहाँ पे है, तो निकेल पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोहा का ऑप्शन नहीं दिया गया है। स्थलमंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। स्थलमंडल की जो मोटाई है भूकंपीय तरंगों के आधार पर 100 किलोमीटर मापी गई है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? महासागरीय सतह का निर्माण किन चट्टानों से हुआ, ये आपको बताना है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, परतदार या ग्रेबो। तो ये चट्टान अभी आपको आगे पढ़ा दीजिएगा, ये बेसाल्ट चट्टानें हैं। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थल मंडल का विस्तार पूछा गया है कि जो हमारा स्थल है ये कितने किलोमीटर तक फैला है? तो इसका आंसर है 100 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? ये काफी इंपॉर्टेंट, व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है? तो किसी एक परत को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा गया, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो व्हाइट ऑफ द अर्थ जो कहा गया वो मेंटल को कहा गया, दूसरी परत को कहा गया है।
मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? मेंटल यानी दूसरी है सियाल, सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम। तो ये आपका हो जाएगा, मैग्नीज नहीं होता, मैग्नीशियम होता है, तो ये गलत है, ये सही है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितने प्रतिशत मेंटल में है? ये मैं वहां बताना भूल गया था, मैं यहां बताता हूं आपको। हालांकि अभी इसमें सही टिक कर लेते, ये 16% है। जो एनसीईआरटी का डेटा, एनसीईआरटी की किताब में जो दिया गया है वो 0.5% भू प्रॉपर्टी को दिया गया है, यानी जो क्रस्ट में है मात्र 0.5% है। और ये जो हमारा मेंटल है ये 16% है, और जो हमारा कोर है वो 83%। ये डेटा एनसीईआरटी में दिया गया है। तो एनसीईआरटी किताब के अनुसार इसका आंसर है ये सी, 16%। पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता है? फिर से पूछ लिया, पृथ्वी की कोर में, कोर का मतलब कोर यानी कि लास्ट जो आपको बताया गया निफे वाला कौन सा है? ये निकेल और लोहा, ये आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य बताना है? असत्य है महाद्वीपीय मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। महाद्वीप मुख्यतः महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता है। कोर को वेरीस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। तो ये आप जान रहे हैं कि ये गलत है, क्योंकि मेंटल में कितना व्याप्त है? 16%, तो यही गलत है, बाकी आपका सही है। आगे क्वेश्चन क्या है? हाँ, भूगर्भ में तापमान, भूगर्भ के अंदर जो तापमान की वृद्धि है उसका कारण क्या होता है? दबाव के कारण ताप बढ़ता है, रेडियो सक्रिय पदार्थों के विखंडन से ताप बढ़ता है, दोनों से, तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है, ये सी ऑप्शन सही है। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में कौन से तत्व प्रचुरता में पाया जाता है? ठीक है, तो भाई पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी का दूसरा नाम क्या? सियाल है, सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है, एल्यूमिना। तो यहाँ पे सिलिका है नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा। धरातल में मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? देखिए, मोह असंबद्धता है क्या, मैं आपको बताऊं तो जो हमारी भू प्रॉपर्टी है, भू प्रॉपर्टी और जो ये हमारी मेंटल है उसके बीच की जो एक बाउंड्री लाइन है उसे हम कहते हैं मोह डिसकंटिन्यूटी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक फिगर में लिखा भी होगा, ये यहाँ देखिए लिखा हुआ है मोह क्रस्ट मेंटल बाउंड्री, क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको मोह कहते हैं। ठीक है, मोह असंबद्धता, मोह डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो क्रस्ट और मेंटल, ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर होगा क्रस्ट और मेंटल। हाँ, गहराई पूछा है तो ये लगभग 30 किलोमीटर तक ही होती है, 30 किलोमीटर इसको आप गहराई आप मान के चलिए। अगला है पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किससे, फिर वो पूछ रहा है कि क्रोड किससे बना हुआ है भैया, तो यहाँ पे क्रोड में क्या होता है? लोहा होता है, तो लोहा रहेगा। वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया महादेशजनक बल, भू विक्षेपीय बल, पर्वत निर्माणकारी बल, बहिर्जात बल। तो अगर आपने वलित पर्वत का नाम सुना हुआ है, वलन से बने, फोल्ड से बनते हैं, जो उनको फोल्डेड जो माउंटेन होते हैं, फोल्ड से बने पर्वत को हम वलित पर्वत कहते हैं। तो वलन किसका कार्य करता है? ये पर्वत निर्माणकारी बल है, ये पर्वत निर्माण करने कार्य करता है। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कौन सी है? सियाल, सीमा, प्रवार, निफे। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी है जो सिलिकेट, तो यहाँ पे सिलिका सिर्फ इसी में है, सियाल में, तो ये आपका हो जाएगा सियाल, सिलिकेट से तात्पर्य। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच पाई जाती है? गुटेनबर्ग बंद, जैसे आपने अभी मोह असंबद्धता की मैंने बात बताई थी, वैसे गुटेनबर्ग असंबद्धता भी होती है। ये वो दो कौन सी परतें हैं जिनके बीच पाई जाती है? तो ये आपका क्रस्ट और मेंटल के बीच तो क्या पाई गई थी? क्रस्ट और मेंटल के बीच पाई गई थी आपकी वो मोह असंबद्धता, और मेंटल और कोर के बीच में जो पाई जाती है वो होती है आपकी ये गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो ये आपका मेंटल और कोर वाला आंसर है यहाँ पे। तो ये भी अच्छे है, काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, गुटेनबर्ग असंबद्धता। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिशा किस दिए गए स्थानों की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? देखिए, भूमध्य रेखा, अब इसका अगर फिगर जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करें, जैसे हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी को बीचों बीच से जो रेखा दो भागों में बांटी है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ये ऐसे बीचों बीच से, ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो कह रहे हैं भूमध्य रेखा से उत्तर, यानी इधर की बात कर रहे हैं, इधर उत्तर, या दक्षिण, या इधर की बात कर रहे हैं, नीचे की तरफ, किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? किसी दिए गए स्थान की जो कोणीय दूरी है ये क्या कहलाती है? इसको क्या कहलाएंगे? ये क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है? बृहद वृत्त का उदाहरण पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा वृत्त कौन सा बनेगा। तो सबसे बड़ा वृत्त, हालांकि अभी अक्षांश देशांतर में आपको पढ़ाऊंगा, यही बता देता हूं। जैसे ये फिर से मैंने पूरी ये पृथ्वी का प्रतिरूप बनाया, तो अब ये जो हमारी पृथ्वी है, अब यहाँ बीचों बीच से ये जो हमारी रेखा जाएगी, चूंकि सॉलिड है तो ये उधर से भी घूम के आएगी, तो सबसे बड़ा वृत्त जो बनता है भूमध्य रेखा पे बनता है। कहाँ बनता है? भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा पे बनता है, क्योंकि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं ये फिर इधर ध्रुव की तरफ आने छोटी होती जाती हैं, तो ये वृत्त जो ऐसे बनेगा, अगर हम ऐसे इसको दिखाएं, ऐसे ऐसे घूम के बनेगा नहीं पूरा, ये ऐसे करके ऐसे, तो ये जो सबसे बड़ा वृत्त कौन बनेगा? यही बनेगा, सबसे बड़ा वृत्त बनेगा भूमध्य रेखा वाला। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ध्यान दीजिए, अगर हम यहां से ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, तो जो अक्षांश रेखाओं के व्यास है, यानी ये जो हमारा इसका व्यास है, ऐसे भाई हमारा मान लीजिए एक वृत्त ये हो गया, तो एक ये व्यास ही तो होता है ये, और फिर इससे छोटा वृत्त होगा तो इसका व्यास छोटा होगा। तो ऊपर की तरफ जाने पे चूंकि वृत्त छोटे होते जाते हैं, इसीलिए जो व्यास है वो क्या होंगे? वो घटेंगे, घटेंगे। ठीक है भाई, अब इतना याद रखिए, भूमध्य रेखा वाला जो वृत्त है वो सबसे बड़ा होता है। भूमध्य रेखा के जैसे से ऊपर जाएंगे तो आप यही देख पा रहे हैं कि भूमध्य रेखा के ऊपर जाने पे जो हमारी ये जो अक्षांश रेखा ये घटती जाती है, घटती जाती है, एक बार यहाँ पे एकदम छोटी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। तो ये अक्षांश रेखा तो केवल एक सामने का पार्ट दिख रहा है, पीछे से देखेंगे तो ये पूरा ऐसे गोला दिखेगा ना, इधर भी तो दिखेगा ऐसे, ये ऐसे, तो ये इसकी बात कर रहे हैं। तो ये वाला ऊपर जाएंगे तो ये इधर से घटता जाता है, तो इसका आंसर ये घटता है। धरातल पर एक अंश अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो एक अंश अक्षांश की जो दूरी है वो होती है, कितना होती है? ये आपको बताना काफी महत्वपूर्ण है, और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, और आने वाले एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है 111 किलोमीटर। तो अभी इसमें मैं अगले पार्ट में आपको अक्षांश देशांतर से रिलेटेड प्रश्नों को कराऊंगा, और इसी तरीके से एक एक करके मैं ज्योग्राफी के सारे पार्ट का एमसीक्यूज करा करके ये तैयार करा दूंगा, और इसको 2-3 बार देखेंगे तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों से शेयर करें, और कोई वैसी बात हो कमेंट करके आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।